हेलो बच्चा पाटे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत मस्त होंगे और रामनवमी भी बहुत बढ़िया से सेलिब्रेट किए होंगे। अब रामनवमी तो सेलिब्रेट हो गया, अब हम लोग से आते हैं अपने मंजिल की ओर। और अभी हमारी मंजिल क्या है कि डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे बाबू क्लास 12 में, तो आज जानेंगे उसके बारे में और इन डेप्थ, क्योंकि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है सो डिस्कस हो गया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं लॉन्ग क्वेश्चन के, कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन किस किस तरह से पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आते हैं, देखते हैं किस किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है लंबा वाला। चलिए देखिए, सबसे पहले नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ए बी सी जो है सो 0 के इक्वल है, देन प्रूफ दैट, हमको ये प्रूफ करके दिखाना है। और ए बी सी जो है सो 0 के इक्वल है, तो अब ये चीज दे रखा है और इसको हमको प्रूफ करके दिखाना है। तो घबराना नहीं है, आराम से इसको एक्सपेंड करते हैं किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट रो के अलोंग हम एक्सपेंड करते हैं। जब फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे बाबू लोग, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस का cos स्क्वायर ए। देखिए कभी भी आप लोग का इस तरह क्वेश्चन दे ना, तो आप लोग ऐसा नहीं कि रिजल्ट को देख के परेशान होना है। ये चीज दिया हुआ है, कहीं ना कहीं यूज होगा। बस आपको जो ये चीज आखिर मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं कि हम डायरेक्ट आंसर के थ्रू पहुंच जाएंगे। तो ये चीज को एक्सपेंड करते हैं, एक न मतलब 2 3 4 5 स्टेप के बाद आंसर आ ही जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ क्लू मिल जाता है जब इसको एक्सपेंड कीजिएगा। तो अब ऐसा नहीं है कि ये चीज दिया और उसके बाद बहुत ज्यादा सोचने लगे कि यार ये कहाँ यूज होगा, ये कैसे होगा, उतना दिमाग नहीं लगाना है। समझ में आया। एक्सपेंड किए, ये हो गया 1 और माइनस का cos स्क्वायर, ये हो गया माइनस का cos c। ये क्या हो जाएगा, ये कॉलम से ये रो डिलीट हो गया, बचा आपका cos c और माइनस का cos a इंटू में cos b, cos c और माइनस का cos c और माइनस का cos a इंटू में cos b, cos a इंटू में cos b, ये हो गया। फिर आपका हो गया प्लस का cos b, ये कॉलम से ये रो डिलीट हो गया, तो ये क्या बन गया cos a इंटू में cos c, cos a इंटू में cos c, cos a इंटू में cos c और माइनस का cos b, ये हो गया। अब क्या करते हैं, ये आपका हो गया आपका 1 माइनस का cos स्क्वायर है, 1 माइनस का cos स्क्वायर है। इसको मल्टीप्लाई कर दे बाबू, इससे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का cos स्क्वायर c, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा माइनस का cos a। ये आपका 0 के इक्वल दे रखा है ना, ये बराबर 0 के इक्वल है, यहां लिख देना है बराबर 0। ये हो गया 1 माइनस का cos स्क्वायर है, ये हो गया आपका माइनस का cos स्क्वायर से इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। अब cos a इंटू में cos b और इंटू में cos c हो जाएगा, है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का cos a इंटू में cos b इंटू में cos c, cos a इंटू में cos b और इंटू में cos c, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर b। ये आपका किसके इक्वल दे रखा है, 0 के इक्वल। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू लोग, ये आपका 1 माइनस का cos स्क्वायर a क्या होता है, sin स्क्वायर है। ये फॉर्मूला है ना आपका sin स्क्वायर a प्लस का cos स्क्वायर a इक्वल टू 1। तो 1 माइनस का cos स्क्वायर a, ये हो गया मेरा sin स्क्वायर a, sin स्क्वायर a, है ना। अब ये आपका cos स्क्वायर c यहाँ, cos स्क्वायर b यहाँ, इसको एक साथ लिख देते हैं। माइनस का cos स्क्वायर b हो गया ये, और ये हो गया आपका माइनस का cos स्क्वायर c। अब ये देखिए ये क्या बन गया, एक समझिएगा एक स्टेप में, ये क्या बन गया cos a इंटू में cos b और cos c, अब यहाँ भी cos a cos b cos c है, तो ये क्या बन जाएगा प्लस का 2 cos a इंटू में cos b इंटू में cos c। अब समझिएगा बाबू यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं ये बाबू लोग कि यहाँ जो है ना सो हम cos c कॉमन कर ले। यहाँ देखिए cos c यहाँ भी है, और इसको ऐड करेंगे तो 2 cos a इंटू में cos b इंटू में cos c हो जाएगा। जब cos c हम कॉमन कर लें बच्चा लोग, cos c, तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ तो बच गया मेरा माइनस का cos c, और यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया प्लस का cos a और इंटू में cos b।
इज इक्वल टू 0। यहां तक को तकलीफ नहीं ना। क्या किया कि cos से कॉमन कर लिए, इससे और इससे कॉमन किया, तो देखिए यहां 2 भी बचा बाबू, 2 यहां लिखने भूल गए क्योंकि यहां प्लस का 2 cos इंटू में cos भी आएगा ना, तो प्लस का 2 बच गए यहां, है ना। इसको ऐड करेंगे तो 2 cos इंटू में cos b इंटू में cos c आएगा, तो cos से कॉमन कर लिए, यहां बच गया माइनस का cos c, तो ये हो जाएगा माइनस का cos स्क्वायर c, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos इंटू में cos b इंटू में cos c। अब देखिए एक फॉर्मूला और आप लोगों को पता होगा कि cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b रहता है, तो क्या होता है cos a प्लस b इंटू में cos a माइनस b, यही होता है फॉर्मूला। जब यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे बाबू लोग, समझिएगा, यहां से हम माइनस कॉमन कर लिए, ये सब दोनों से कॉमन किया माइनस, है ना, तो जब माइनस कॉमन कर लें तो ये क्या बन गया फॉर्मूला cos स्क्वायर b और माइनस का sin स्क्वायर है, ये माइनस कॉमन किए हैं तो ये क्या बन जाएगा cos स्क्वायर b और माइनस का sin स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर a माइनस का sin स्क्वायर b रहता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है cos a प्लस b, cos a प्लस b और इनटू में cos a माइनस b, cos a माइनस b, तो b माइनस से करेंगे बाबू। आप लोग को पता है कि cos एक ऐसा टर्म है जो नेगेटिव के साइन को खा जाता है, एंडाकोंडा है, तो ये b माइनस a करो या a माइनस b करो, उसके एंगल में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, तो इसको लिख देते हैं cos a माइनस b, a माइनस का b, है ना। यहां तक कोई तकलीफ एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये तो आपका हो गया, क्या हो गया आपका, ये हो गया प्लस का cos c और ये हो गया आपका 2 cos a cos b और माइनस का cos c, ये आपका 0 के इक्वल है ना। इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं किए। अब देखिए यहां बढ़िया से, अब यहां इसका रिजल्ट यूज होगा बाबू। देखिए a प्लस बी प्लस सी जो है सो 0 के इक्वल है। अगर हम a प्लस बी का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा माइनस का c, और आप लोग को पता है कि cos जो है सो एक ऐसा एंडाकोंडा है जो नेगेटिव को साइन को नील जाता है, मतलब cos के एंगल में अगर माइनस c लिखे हैं तो cos के एंगल c लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत होगा नहीं, माइनस के साइन को हटा देंगे तो कोई दिक्कत होगा नहीं, तो ये मेरा बन जाएगा बाबू माइनस का cos c, है ना, ये बन जाएगा माइनस का cos c, ये तो एज इट इज रहेगा cos a माइनस का b, a माइनस का b, और ये बन गया आपका प्लस का cos c इंटू में 2 cos a इंटू में cos b और माइनस का cos c, ये आपका 0 की इक्वल हो गया, है ना। अब देखिए अब ये सब दोनों टर्म बाबू cos c हम लोग कॉमन कर लिए, है ना। cos c जब कॉमन कर लिए तो समझिएगा बात को, ये आपका cos c कॉमन कर लिए, cos c कॉमन कर लिए। अब देखिए यहां क्या बचा, यहां बच गया माइनस का cos a माइनस का b। अब cos a माइनस का b का फॉर्मूला क्या होता है cos a इंटू में cos b प्लस का sin a इंटू sin b, लेकिन माइनस साइन रहने की वजह से ये दोनों टर्म माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का cos a इंटू में cos b और प्लस का होता है लेकिन बाहर माइनस बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का sin a इंटू में sin b, ये हो गया। cos से कॉमन किया तो यहां क्या बच गया, तो यहां बच गया आपका प्लस का 2 cos a इंटू में cos b और माइनस का cos c, ये आपका 0 की इक्वल है ना। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं होना चाहिए बच्चा लोग। अब देखिए ये आपका हो गया cos c, देखिए ये आपका 2 cos a इंटू में cos b है और यहां आपका cos a इंटू में cos b माइनस में, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा cos a इंटू में cos b और ये बन जाएगा माइनस का sin a इंटू में sin b, और ये तो आपका है ही माइनस का cos c इज इक्वल। अच्छा देखिए ये इज इक्वल टू 0 लिख रहे हैं बाबू, ये हमको प्रूफ कर रहा है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो इज इक्वल टू लिखे हैं तो हमको प्रूफ करना है, तो आप ऐसा कर दीजिए ना, यहां जो है सो आप LHS लिख दीजिए, आप LHS लिख दीजिए, ये LHS को सॉल्व कर रहे हैं और इसको जो है ना सो इज इक्वल टू हटा दीजिए ऐसा, है ना, क्योंकि ये चीज तो हमको प्रूफ करना है ना, तो इसको बार बार लिखना ठीक नहीं है। ये हम LHS लिख दिया और इसको जो है सो हमको प्रूफ करना है, तो ये आपका 0 जो है तो हटा दीजिए यहां से, ये cos c है ना, cos c लिखा हुआ है, cos 0 0 क्या लिखना से कोई फायदा है नहीं, हमको तो प्रूफ करना है वो, तो LHS और RHS के थ्रू चल जाते हैं, है ना। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो
अब ये फॉर्मूला किसका बन गया, सो देखिए ये बन गया cos A इंटू में cos B माइनस का sin A इंटू में sin B। क्या होता है cos A प्लस B, तो ये हो गया आपका बाहर cos C और ये बन गया मेरा cos A प्लस B, cos A प्लस B और ये क्या लिखा हुआ माइनस का cos C। अब देखो बाबू लोग ये cos A प्लस B, A प्लस B के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं माइनस का C, है ना, A प्लस B के जगह पर लिख सकते हैं माइनस का C। cos जो है नेगेटिव क्वेश्चन को नील जाता है, तो ये चीज वो जो है बाबू ये चीज मेरा क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा cos C, है ना, और cos C माइनस में है, इसका मतलब ये टर्म कट जाएगा तो क्या आ जाएगा मेरा बाबू आंसर 0। और यही हमको लाना ही था RHS में, है ना, यही हमको RHS में लाना था तो आ गया। तो इसीलिए क्वेश्चन को देख के पहले ही ज्यादा एनालिसिस नहीं कर लेना कि यहां तक पहुंचना कैसे है। सोचना जरूर है लेकिन ज्यादा नहीं सोचना है, किसी चीज के प्रति आप उतना ही सोचो जितना सोचने लायक रहे, ज्यादा सोचेगा तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह ये क्वेश्चन में आपको ये चीज ऐसा नहीं है कि A प्लस B प्लस C 0 के इक्वल दे रखा है तो यहां से यहां तक इसे जरा कुछ नहीं कि करना बाबू, इसको एक्सपेंड करते गए और एक्सपेंड करते 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 मेरा रिजल्ट आ गया RHS में 0, है ना। उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। कोई दिक्कत है ना को इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं किया बाबू लोग, बस इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करते करते फॉर्मूला 2-3 को यूज किए, एगो sin स्क्वायर A प्लस का cos स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 और ये आपका यूज किया cos स्क्वायर A माइनस का sin स्क्वायर B, ये होता है cos A प्लस B इंटू में cos A माइनस B। ये दो फॉर्मूला यहाँ यूज किए, है ना। और एगो फॉर्मूला यूज हुआ cos A प्लस B का फॉर्मूला होता है cos A इंटू में cos B और माइनस का sin A इंटू में sin B। अगर ये प्लस भी रहा तो माइनस हो जाता है और अगर ये माइनस भी रहा तो प्लस हो जाता है। ये चीज तो पढ़े होंगे आप लोग 11 में बढ़िया से, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है ना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि if the coordinates of the vertex of an equilateral triangle with sides of length A are x1, y1, x2, y2 and x3, y3 then इतना is equal to इतना प्रूफ करना है। अब देखो बाबू हमको एक ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखा है ना, एक ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखा है। तो आप लोग को पता है कि किसी भी ट्रायंगल का अगर वर्टेक्स पता हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले उसका एरिया निकालते हैं। एरिया को यहाँ रिप्रेजेंट कर दे रहा है ट्रायंगल से, है ना। ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो उसका होता है 1/2 वर्टेक्स लिखिए, क्या लिखा हुआ x1 y1 1, फिर आपका है x2 y2 1 और फिर थर्ड वर्टेक्स क्या है x3 y3 1, है ना। यहां तक कोई दुख तकलीफ नहीं ना है। अब देखिए बाबू हमको प्रूफ क्या करना है, यहां देखिए इसका जो है ना स्क्वायर किया हुआ है ना, कुछ बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बाबू, इसका स्क्वायर किया हुआ तो हम क्या करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए बाबू ये जो 1/2 लिखा हुआ ना इसको हम 2 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। 2 से जो है सो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2 ट्रायंगल। अब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 होता है तो ये हो गया 4 और ट्रायंगल का स्क्वायर। यहां तो कोई तकलीफ नहीं है। अब ये चीज तो मिल गया हमको। अब देखिए आप लोग को पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अगर निकाले जाए बाबू, जिसका लेंथ अगर ए दे रखा हो तो कैसे निकलता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये भी होता है, क्या होता है, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये भी होता है कि √3/4 और लेंथ का स्क्वायर, लेंथ कितना दे रखा ए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये भी फॉर्मूला होता है, याद रखिए अगर नहीं है पता होगा तो, कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर लेंथ पता हो बाबू तो उसका एरिया निकाल सकते हैं √3/4 और उस लेंथ का स्क्वायर, है ना। अब इसका भी स्क्वायर चाहिए हमको, इसका स्क्वायर करेंगे बाबू, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रायंगल का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का कितना होता है स्क्वायर 3 और 4 का होता है आपका 16 और ये हो जाएगा a के पावर 4, है ना। अब देखिए यहां से अगर यहां से कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से अगर कंपेयर करें इक्वेशन 1 और 2 से, तो इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर करने से क्या आता है, सो देखिए बाबू लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कंपेयर करके सो देखिए, अब यहां भी आपका ट्रायंगल का स्क्वायर है, ये इधर में चला गया बाबू डिवाइडेड में तो 4 ना बन गया, ये आपका 1/2 लेते हैं तो इस साइड, लेकिन अगर इस साइड रखेंगे तो 1/4 ही बनेगा, है ना।
तो अब यहाँ डायरेक्ट ट्रायंगल और ट्रायंगल का स्क्वायर देख लीजिए कंपेयर करके, यहाँ भी ट्रायंगल का स्क्वायर क्या आ गया 3/16 a के पावर 4 और यहाँ भी आ गया 1/4 और ये चीज का स्क्वायर आ गया। अब दोनों साइड अगर हम एक फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से देखेंगे बाबू तो मेरा आ जाएगा 1/4 ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपका x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1 इज इक्वल टू, और यहां क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 3/16 a के पावर 4 है ना। अब यहां से देखिए 4 से 4 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 as को a के पावर 4। अब देखिए हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोला था, हमसे बोला था कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टेक्स दे रखा है तो हमको प्रूफ करके ये दिखाए। देखिए बाबू आ गया, ये आपका स्क्वायर छूट गया है ना, ये आपका आ गया x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 a के पावर 4, 3 a के पावर 4 डिवाइड बाय 4 दे रखा है ना। तो मेरा आ गया LHS बराबर RHS, आया कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से कंपेयर किए तो ये रिजल्ट आ गया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उतना तो दिमाग लगाना नहीं था, सिर्फ आप लोग को फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये ट्रायंगल का, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया जो बाबू लोग वो इस फार्मूला के जरिए भी निकल जाता है। अगर हमको लेंथ पता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है √3/4 a के पावर 2 a स्क्वायर, मतलब उस लेंथ का स्क्वायर। ये फार्मूला पता रहेगा तुरंत क्वेश्चन बन जाता है ना। मतलब इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है, एकदम तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो चलिए तकलीफ नहीं है तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट वन क्या कर रहा है कि इतना बराबर इतना दे रखा है, तुमको फाइंड करना है x का वैल्यू, है ना। अब देखिए इतना बराबर इतना दे रखा है तो x का वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। अब यहाँ एक चीज कॉमन देख रहे हैं बाबू, क्या देख रहे हैं कॉमन, कि ये जो 4 माइनस का x और 4 प्लस का x लिखा हुआ ये आपका किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जाएंगे तो आपका एक 4 माइनस का x लिखा हुआ, दो टर्म जो है सो 4 प्लस का x लिखा हुआ, ऐसा लिखा हुआ। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ जो है सो R1 और R2 और R3 तीनों को ऐड कर देते बाबू, है ना। R1 R2 R3 को अगर ऐड करेंगे तो देखिए क्या रिजल्ट बनता है। सो हम R1 में चेंज कर रहे हैं, क्या चेंज कर रहे हैं, तो R1 प्लस का R2 और प्लस का R3 को ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सो पता है ना, क्योंकि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में जाइएगा तो एक टर्म जो है सो 4 माइनस का x दे रखा है और दो टर्म जो है सो 4 प्लस का x दे रखा है। अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम को ऐड करेंगे गुरुजी तो 100% है कि कुछ ना कुछ कॉमन एलिमेंट आ जाएगा, है ना, क्योंकि सारा में वही चीज दे रखा है, यही टर्म दे रखा है बाबू कॉमन, तो 100% है कि इसको ऐड भी करेंगे तो वो एक कॉमन टर्म देगा ही देगा, है ना। तो देखते ऐड करके R1 में चेंज किए, क्या चेंज किए कि R1 R2 R3 तीनों को ऐड किए बाबू लोग, ऐड कीजिए इसमें R1 में चेंज किए, है ना। तो ऐड करते देखते क्या होता है, ऐड करेंगे उसको बाबू तो ये क्या हो जाएगा माइनस x से प्लस x कट जाएगा, 4 4 8 12, ये तो नंबर जो है 12 हो गया और ये x से x कैंसिल हो गया, प्लस का x बच गया। फिर इसको भी ऐड करेंगे तो वही हो जाएगा 12 प्लस का x और ये भी आपका हो जाएगा 12 प्लस का x, है ना, ये हो गया। अब R2 R3 में तो कोई चेंज नहीं किया तो एज इट इज रहने देते हैं। ये क्या लिखा हुआ 4 प्लस का x, 4 प्लस का x, फिर आपका है 4 प्लस का x, यहां आपका 4 माइनस x, 4 प्लस x और ये आपका दे रखा है आपका 4 प्लस x, 4 प्लस x और 4 माइनस का x इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखिए 12 प्लस x 12 प्लस x 12 प्लस x ये सारा एलिमेंट में दे रखा है R1 में, तो इसको कॉमन ले सकते हैं। जब इसको कॉमन लेंगे तो देखिए यहां हम कॉमन ले रहे हैं, समझिएगा बाबू, बार बार लिखने की क्या आवश्यकता है ना, यहीं से उड़ा दे रहे हैं। 12 प्लस x जो है सो कॉमन ले रहे हैं, तो जब कॉमन लेंगे बच्चा लोग तो यहां बचेगा क्या, हम ले लिए कॉमन क्या चाहिए 12 प्लस का x, 12 प्लस का x कॉमन ले लिए तो यहां बच गया आपका 1, ये भी आपका 1 बच गया, ये भी 1 बच गया। आप लोगों को पता है कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 1 आ गया तो बहुत बढ़िया से सॉल्व होगा। क्यों होगा, क्योंकि इससे जो है हम लोग दो टर्म को जीरो कर सकते हैं। इसको एक बार इसमें घटा देंगे बाबू तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और इसको जो इसमें से घटा देंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा। और जब दो टर्म जीरो हो गया बाबू 3/3 ऑर्डर में तो अब क्या चाहिए, और जान लेगा बच्चा का, अब तो आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं हम लोग। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, C2 को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं तो C2 माइनस का C1 कर देते हैं और C3 में भी चेंज कर देते हैं। C3 में क्या चेंज करते हैं तो C3 माइनस का C1 कर देते हैं, है ना। अब ऐसा करने से क्या हो गया, ये तो आपका 12 प्लस x अपने जगह पे है,
यहां देखिए बाबू C1 में कोई चेंज नहीं किया है तो ये एज इट इज रहेगा 1 4 प्लस का x और 4 प्लस का x, 4 प्लस का x। C2 को चेंज किए, इसको में से इसको घटाया है तो C2 माइनस का C1 करेंगे तो 1 से 1 जाएगा तो 0 बच जाएगा। यहां देखिए क्या बचेगा, 4 में 4 जाएगा 0, माइनस का x और माइनस का x, माइनस का 2x हो गया। उसी तरह यहां देखिए ये पूरा एज इट इज सेम है तो ये हो गया आपका 0। यहां पे देखिए इसको घटाएंगे बाबू तो ये बन गया 0, इसको में से इसको घटाएंगे तो ये सेम बाबू ये भी बन गया आपका 0। ये आपका 4 से 4 कैंसिल हो गया, माइनस x का माइनस x, ये हो जाएगा माइनस का 2x, ये आपका 0 के इक्वल हो गया, है ना। अब देखिए इसको एक्सपेंड कर सकते हैं क्योंकि दो टर्म 0 मिल गया बाबू, तो अब तो एक्सपेंड कर ही सकते हैं इसको। तो ये बन गया मेरा 12 प्लस का x, और ये क्या बन गया, ये बन गया ये कॉलम और ये रो डिलीट, तो क्या बच गया 2 का 2, ये माइनस का 2x मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 0, तो इसको माइनस का 0 लिखने से कोई फायदा है नहीं, तो ये हो गया 0 के इक्वल। अब देखो बाबू यहां जो x का वैल्यू क्या आ गया, तो एक x का वैल्यू तो आ गया आपका 0, है ना यहां से, और एक x का वैल्यू आ गया माइनस का 12, है ना। एक x का वैल्यू यहां से 0 आ गया और एक यहां से x का वैल्यू क्या आ गया माइनस का 12। हमसे पूछा यही था बाबू कि इतना 0 के इक्वल है तो हमको x का वैल्यू फाइंड करके बताइए, तो कितना निकल गया 0 माइनस का 12 हो गया मेरा आंसर। समझ में आया, कोई तकलीफ इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप लोग को बताया ना कि क्वेश्चन हो सकता है नंबरिंग चेंज हो, लेकिन क्वेश्चन आपको एज इट इज इसी तरह का देखने को मिलेगा, है ना। और एक जो एमसीक्यू क्वेश्चन है बाबू, असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन छूट रहा है, उसको नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे उसमें असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन भी करवाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में उसको पूछा जाता है, सीबीएसई बोर्ड जैसा है ना, तो उसमें पूछा जाता है असर्शन और रीजन वाला, तो उसको भी करवा देंगे। समझ में आया, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स इतना आर एंड इतना डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। अब बात को समझिए, क्या बोल रहा है कि ये जो पॉइंट दे रखा है ये स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा है। अब जब स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा है बाबू, मतलब पक्का वो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन ड्रॉ कर रहा होगा। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन में लाइन करता, ये स्ट्रेट लाइन में लाइन करता, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालते तो 0 होता, क्योंकि ये ट्रायंगल बन ही कहां रहा है, ट्रायंगल बनेगा तब ना कुछ ना। एरिया क्या होता है, तो एरिया रहता है क्लोज्ड सरफेस, है ना। तो क्लोज सरफेस यहां, तो ये आपका बीच वाला एरिया निकल जाता है। अब यहां से थोड़ा क्लोज सरफेस बनिए नहीं रहा, सीधे जा रहा लेनिया, तो ये क्लोज सरफेस बनिए नहीं रहा, तो उसका एरिया निकाल नहीं सकता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये जो है सो डू नॉट लाइन ऑन स्ट्रेट लाइन, कि ये स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा है। अब बात को समझिए बाबू, अगर स्ट्रेट लाइन में लाइन करता तो एरिया आपका 0 निकलता, क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन में लाइन कर रहा बाबू तो यहां एरिया बन ही कहां रहा है, तो ये तो 0 निकलता। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा है तो पक्का है कि इसका एरिया निकालेंगे तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा ही, है ना। अब यहां से क्वेश्चन क्या बोला, तो क्वेश्चन में बोला कि वो स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा है। जब स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा है तो 100% गुरुजी कि इसका एरिया निकालिएगा तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। तो देखते क्या आता है सो। अब इसका एरिया निकालते कैसे, आप लोग को पता है कैसे निकालते हैं, 1/2 पॉइंट पर क्या क्या दे रखा है, तो दे रखा है a प्लस का 5 और फिर आपका a माइनस का 4, a प्लस का 5 है, a माइनस का 4 है, और ये आपका 1 हो गया। उसी तरह ये आपका a माइनस का 2, a प्लस का 3, a माइनस का 2, a प्लस का 3, ये हो गया 1, और ये आपका है a1, है ना। अब इसका एरिया निकालना, कैसे एरिया निकालेंगे, देखिए एक रो का सारा एलिमेंट 1 बन रहा है बाबू, तो यहां क्या करेंगे, तो R2 में चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, तो R2 माइनस का R1 करेंगे, एंड R3 में भी चेंज करेंगे। R3 में चेंज क्या करेंगे, तो इसमें भी करेंगे R3 माइनस का R1। जब भी किसी रो या किसी भी एक कॉलम का सारा एलिमेंट अगर 1 मिल रहा है बाबू, तो बोलिए मतलब उस समय आप सबसे जो होता है ना कि एकदम किस्मत वाला आदमी है, वो अगर 1 मिल रहा तो 2 टर्म आपका 0 हो जाएगा, बस एक टर्म बचेगा, उसको सिर्फ एक्सपेंड करना रहेगा। अब देखिए ये आपका क्या बन जाता है, ये बन जाएगा आपका 1/2। देखिए R1 में तो कोई चेंज नहीं किया है, तो एज इट इज रहेगा a प्लस का 5, फिर क्या है a माइनस का 4, और फिर आपका है 1। इसको में से उसको घटाएंगे बाबू, तो ये तो a कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 5, तो माइनस का 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 प्लस का 4, ये हो जाएगा 7, ये होगा आपका 0। उसी तरह यहां देखिए a से a कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर ये क्या बन जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा प्लस का 4, और 1 में 1 जाएगा तो ये बन जाएगा 0।
है ना, कोई दिक्कत नहीं आता। अब उसके बाद दो टर्म जब जीरो हो गया बाबू तो एक्सपेंड कर दो इसको, ये हो गया 1/2, है ना, ये हो गया 1/2। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 7 चौका 28 और प्लस का 7 पच्चे का 35, है ना। अब देखिए ये 35 में 28 कितना बचेगा 7, तो ये आ गया हमारा 7/2, है ना। अब देखिए अभी हम आप लोग को तुरंत बताएं, क्या बताएं तुरंत, कि अगर ये स्ट्रेट लाइन में लाई करता तो इसका एरिया 100% जीरो आता, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं कर रहा है तो इसका एरिया कुछ ना कुछ आएगा। हमसे बोला वही है बाबू, क्या बोला है कि ये जो पॉइंटवा है सो एक स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं करेगा। अब सही में एरिया निकल जा रहा है कुछ ना कुछ, तो स्ट्रेट लाइन में लाइन नहीं करेगा, तो यहां लिख देना हल्का अंग्रेजी कि चूंकि एरिया इज इक्वल टू 7/2, चूंकि एरिया इज इक्वल टू 7/2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए these points do not lie on a straight line, क्या लिखे हैं कि अगर 7/2 जो 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब पक्का है कि ये पॉइंट पर जो है सो स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं कर रहा है ना। हमसे वही पूछा है कि शो करके दिखाइए कि ये जो पॉइंट वह है सो डू नॉट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करेगा। आगे बाबू कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए इसी के साथ मूव करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। कंसेप्ट भी पता होना चाहिए, जरूरी है बाबू, इसीलिए कंसेप्ट पहले पढ़ाया जाता है कि आप लोग उस मतलब चैप्टर में क्या क्या यूज हो सकता है, जितने भी एक्सपेक्टेड टर्म्स एंड कंडीशन है बाबू वो सब चीज बताया जाता है आप लोग को। इसीलिए अब यहाँ आप लोग को ये चीज समझ में आ जाता कि स्ट्रेट लाइन में हम उसमें भी जिस समय कंसेप्ट करवा रहे थे उसमें बताया था आप लोग को कि जब भी स्ट्रेट लाइन में बोले कि कोई पॉइंट लाई कर रहा है या व्हाटएवर कुछ बोले कि स्ट्रेट लाइन में दिखाना है तो 100% है कि उसका एरिया आप जीरो करके दिखा दीजिए, वो बता देगा कि वो जो पॉइंट पर दिया है वो एक स्ट्रेट लाइन ही फॉर्मेट कर रहा है। अब जब वो पता रहेगा तो उसी से रिलेटेड तो क्वेश्चन था ना ये। चलिए जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये दे रखा है, मतलब ये 3 इक्वेशन दे रखा है, हमको मैट्रिक्स मेथड का यूज करना है और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब मैट्रिक्स मेथड से जरूर आता है डिटरमिनेंट में क्वेश्चन बाबू, याद रखिएगा, तो इसको करके जाना आप लोग को मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमको मैट्रिक्स मेथड का यूज करना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना। मैट्रिक्स मेथड में यूज कैसे आप लोग को बताया थे, तो सबसे पहले 3 टर्म्स मानते बाबू। क्या मानते थे, तो मानते थे पहले ए क्या रहता था, तो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है ना। एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 3 2, फिर आपका है माइनस का 2 3 2 माइनस का 2, फिर ये आपका क्या 1 2 3 1 2 और 3 1 2 3, फिर ये क्या आपका 2 माइनस का 1 1 2 माइनस का 1 और 1, ये आपका हो गया ए। उसी तरह बी लिखना चाहें तो क्या होगा, बराबर के इस साइड वाला है, ये क्या हो जाएगा 3 6 और 2 3 6 और 2, और इसी तरह हम अगर x लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा एक्स वाई जेड। आप लोग को बताया था मैट्रिक्स मेथड में ऐसे 3 टर्म्स मानते हैं। उसके बाद हम लोग निकालते हैं ए इनवर्स, है ना। अब ए इनवर्स निकालने से पहले हमको निकालना होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर वो 0 आ गया तो ए इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, और अगर ए डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल नहीं आया तो उसका इनवर्स निकाल सकते हैं हम लोग। तो निकालते हैं सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 3, ये रो ये कॉलम और ये रो डिलीट हो जाएगा, तो ये क्या बना 2 और प्लस का 3, फिर हो गया माइनस का 2, ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये क्या बन गया 1 माइनस का 6, फिर आ गया माइनस का 2। उसी तरह ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये क्या बन गया माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 1 और माइनस का 4 इज इक्वल टू, यही कर देते हैं सॉल्व। ये क्या 3 2 5 5 दिया का 15 हो गया, फिर ये क्या हो गया, ये हो गया माइनस का 5 और माइनस का 5 इंटू में माइनस का 2, तो ये क्या हो गया प्लस का 10। उसी तरह यहां देखिए माइनस का 5 और प्लस का माइनस का 2, तो ये हो गया प्लस का 10 10 20 30 और 5 35 हो गया बाबू, ये डिटरमिनेंट ऑफ ए। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए 35 आ गया बाबू, मतलब ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो अंग्रेजी भाषा देना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है सो आपका 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना। इसीलिए ए इनवर्स जो है सो आपका एग्जिस्ट करेगा।
और एग्जिस्ट करेगा मतलब कुछ ना कुछ आएगा। अब ए इनवर्स कैसे निकालते हो, तो ए इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना पड़ता है, तो निकालते हैं कोफैक्टर। अब देखिए जब भी कोफैक्टर निकालिएगा ना तो ये आपका 1 1 है, मतलब ये पॉजिटिव होगा, तो आपका फर्स्ट जो होता है ना रो 1 वाला वो कोफैक्टर निकाला हुआ रहता है। किस में निकालते हैं हम लोग, डिटर्मिनेंट के केस में। यहाँ देखिए C11 निकला ना बाबू, ये रो ये कॉलम डिलीट, ये हो गया 2 एकम 2 प्लस का 3, ये 1 1 ही निकला हुआ है C11, तो यहाँ डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देना, 2 और 3 कितना होता है 5। उसी तरह C12 करेंगे तो साइन क्या होगा, नेगेटिव का। यहां देखिए निकला हुआ है 1 माइनस का 6 तो प्लस का 5 हो जाएगा, ये माइनस का 5 होगा, माइनस पहले से बैठा प्लस का 5। उसी तरह से C13 निकालेंगे तो ये पॉजिटिव का साइन आएगा। यहां देखिए पॉजिटिव का साइन आएगा लेकिन माइनस का 1 और माइनस का 4, माइनस का 5 हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 5। C21 निकालना है बाबू, तो साइन तो क्या होगा, नेगेटिव का। अब यहां से हमको सॉल्व करना होगा क्योंकि ये चीज फर्स्ट रो जो दिया हुआ है वो निकल गया मेरा कोफैक्टर। अब आते हैं इसको C21 सॉल्व करते हैं। देखिए ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो ये क्या बन गया 2 एकम 2 और ये माइनस का 2, तो ये 0 हो गया। तो -0 + 0 रखने से कोई फायदा नहीं, ये 0 0 ये होता है। C22 करेंगे तो आपका पॉजिटिव का साइन आएगा बचवा लोग। ये देखिए ये रो ये कॉलम डिलीट हो गया, तो 3 एकम 3 और प्लस का 2 दूनी का 4, तो 4 और 3 कितना हो गया 7, तो प्लस का 7 हो गया मेरा क्या C22। उसी तरह C23 निकालेंगे बाबू लोग, C23 तो साइन हमारा नेगेटिव रहेगा, C23 में साइन तो नेगेटिव रहेगा। ये नेगेटिव साइन और पॉजिटिव साइन कैसे हो रहा पता नहीं, ये जो 1 + 1 अगर ये आपका इवन नंबर आ गया तो पॉजिटिव होगा साइन, और अगर ऑड नंबर आ गया तो नेगेटिव साइन होगा। ये 2 + 3 5 है, 5 क्या मेरा ऑड नंबर, इसलिए साइन आ गया नेगेटिव का। अब 2 3 निकालते बाबू, ये रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो क्या बन गया माइनस का 3 और माइनस का 4, तो माइनस का 7, माइनस पहले से बैठल बाबू, तो ये हो जाएगा प्लस का 7। C31 निकालते हैं, साइन क्या होगा पॉजिटिव का, 3 + 1 4 होता है, इवन नंबर है। C31 कैसे निकलेगा, ये रो ये कॉलम डिलीट, तो ये क्या बन गया 2 तिया का 6 और प्लस का 2 दूनी का 4, 6 4 कितना हो गया 10। उसी तरह से C32 निकाल देंगे, C32 निकालेंगे, साइन क्या होगा नेगेटिव का। 32 निकाले बाबू, 32 कैसे निकलेगा, ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये क्या बन गया 3 तिया के 9 और प्लस का 2, तो 3 तिया के 9 प्लस का 2 क्या हो गया 11, ये हो गया माइनस का साइन पहले बैठा है इसलिए हो गया माइनस का 11। ये रो 32 बोला निकालने के लिए, तो ये रो ये कॉलम डिलीट, तो 3 तिया का 9 और प्लस का 2, 9 2 11 होता, साइन नेगेटिव का बैठा हुआ इसलिए आपका नेगेटिव 11 हो गया। अब ये C33 निकालेंगे, साइन क्या होगा पॉजिटिव का। अब देखिए ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो ये क्या बन गया 3 दूनी का 6 और 6 में 2 जाएगा कितना बचेगा 4, तो प्लस का 4 हो गया। ये क्या निकला, ये तो निकला मेरा कोफैक्टर। अब ये कोफैक्टर निकला तो इससे मेरा एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया। जब एडजॉइंट ऑफ ए निकल गया तो ए इनवर्स से निकल गया। ए इनवर्स क्या होता है बाबू लोग, हम तो ए इनवर्स होता है 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, यही ना होता है एडजॉइंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है बाबू लोग 35, और एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, जो कोफैक्टरवा लिखे हैं गुरुजी उसका ट्रांसपोज कर दीजिए। तो कोफैक्टरवा क्या क्या लिखे फटाफट लिखिए, 5 5 माइनस का 5, तो 5 5 और माइनस का 5, फिर क्या आपका 0 7 और 7, 0 7 7, और फिर क्या आपका 10 माइनस का 11 और 4, 10 माइनस का 11 और 4 है ना, 10 माइनस का 11 और 4, और इसका हमको क्या करना होगा ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ऐसे निकालता ना एडजॉइंट ऑफ, इसका ट्रांसपोज करना होता है। तो ये हो गया मेरा 1/35, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज करना है, तो जगह 5 5 माइनस का 5 5 5 माइनस का 5, फिर ये क्या हो जाएगा 0 7 7 0 7 7, और फिर हो जाएगा 10 माइनस का 11 और 4, 10 माइनस का 11 और 4। ये मेरा क्या निकल गया ए इनवर्स। जब ए इनवर्स निकल गया बाबू तो बस एक छोटा सा फॉर्मूला लिखते हैं जिसमें से हम लोग XYZ कमांड निकाल लेंगे। क्या लिखते हैं वहां का अंग्रेजी भी भांज देते हैं कि वी नो दैट, जाने चाहने लेकिन ये अंग्रेजी भांज दीजिए। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, तो हम लोग जानते हैं कि x जो है सो किसके इक्वल होता है, तो ये इक्वल होता है ए इनवर्स इंटू में बी के। अब ए इनवर्स क्या निकाले बाबू, तो ये निकाले हम 1/35, ये क्या लिखा हुआ 5 5 माइनस का 5, फिर आपका 0 7 7, और फिर आपका है 10 माइनस का 11 और 4।
फिर उसी तरह बी निकालें, तो बी क्या निकाले बाबू लोग, तो बी निकाले हम, देखिए बी माने हैं, बी क्या माने हैं, तो 3 6 और 2 है, तो ये हो गया आपका 3 6 2, 3 6 और 2, है ना। अब कीजिए इसको गुना, चलिए इसको नीचे कर लेते हैं, ये आपका हो गया 1/35, 1/35। अब ये बाबू x का वैल्यू निकाले ना बाबू, क्या निकाले हैं, तो x y z, ये आपका है x y और z, x y और z, ये हो गया 1/35। अब देखिए इसका ऑर्डर वर्क क्या आता है, इसका ऑर्डर 3/3 और इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर 3/1। इसका लास्ट इसका फर्स्ट के इक्वल है, एकदम है, गुना हो सकता है, एकदम हो सकता है, गुना हुआ होला के बाद उसका ऑर्डर वर्क क्या आएगा, तो 3/1 आएगा, है ना। तो 3/1 मतलब 3 रो और 1 कॉलम होगा। गुना कीजिए बाबू, इसको गुना करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो हो गया 5 3 का 15 प्लस का 0 और 10 दूनी का 20। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 3 का 15, फिर हो गया प्लस का 7 6 42 और माइनस का 11 दूनी का 22। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 15, फिर हो जाएगा प्लस का 7 6 42, 7 6 42 और हो जाएगा 4 दूनी का 8, है ना। अब इसको सॉल्व कीजिए, हो गया 1/35, 1/35। देखिए बाबू ये क्या हो गया, 15 और 20 कितना हो गया, 35, ये हो गया आपका 35। उसी तरह यहां देखिए ये 42 में 22 जाएगा तो 20 बचेगा, 20 और 10 30 और 5, ये हो गया 35। यहां देखिए उसी तरह बाबू लोग ये हो गया माइनस का 7, 8 7 15 होता है, तो हो गया माइनस का 7 और 42 में 7 जाएगा बाबू, कितना बचेगा 35, ये हो गया 35। मतलब यहां से मेरा क्या निकल गया, तो यहां से निकल गया 1 1 1, है ना। अब देखिए इधर मेरा क्या है, LHS में x y z और RHS में क्या 1 1 1। इसका मतलब x का वैल्यू मेरा निकल गया 1, y का वैल्यू निकल गया 1 और z का वैल्यू भी क्या निकल गया 1। बस इतना ही दिमाग लगाना था इस क्वेश्चन में। अब बताओ इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, एकदम दिक्कत नहीं, सेम प्रोसेस है बाबू। और ये पूछेगा, ये मैट्रिक्स मेथड से क्वेश्चन जरूर पूछेगा कि इक्वेशन दे रखा होगा और उसमें बोलेगा कि मैट्रिक्स मेथड का यूज कीजिए और x y z का वैल्यू निकालिए हमको, है ना। तो इसलिए ये मस्ट इंपॉर्टेंट बाबू, और इसमें सेम प्रोसेस यूज होता है, इसमें कुछ अलग नहीं होता है। आप सबसे पहले A इनवर्स निकालिए, है ना, A इनवर्स निकालिए, और A इनवर्स निकालने के लिए तरीका तो पता है आप लोग को। अब 5 नंबर में देखा बाबू तो सभी के A इनवर्स निकलेगा ही, उसमें डिटरमिनेंट ऑफ A जो 0 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 5 नंबर में देने का मतलब थोड़े ना ऐसा, वो अपने डिटरमिनेंट ऑफ A 0 के इक्वल आ गया तो फिर तो डुअल में बन जाएगा। तो A डिटरमिनेंट ऑफ A जो 0 के इक्वल कभी भी नहीं होगा, 5 नंबर में देगा सो 5 या 6 नंबर में, तो वहां A इनवर्स निकल जाएगा। अब A इनवर्स निकलेगा तो फॉर्मूला आप लोग को पता है, x इक्वल टू A इनवर्स इनटू में B, उसमें पुट कीजिए x y z का वैल्यू निकल जाएगा। कोई दिक्कत, और सेम प्रोसेस है बाबू, मैट्रिक्स मेथड से जो भी क्वेश्चन दे ये जो प्रोसेस हो बताएं सेम प्रोसेस लगेगा, समझ में आ गया। तो चलिए इसी के साथ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x y z जो है आपका ऑल डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड इतना इज इक्वल टू 0 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x के पावर -1 प्लस y के पावर -1 और प्लस z के पावर -1। अब इसीलिए बोलते बाबू कि ज्यादा क्वेश्चन को देखिए, हल्का समझिए, उसके बाद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि बिना किए हुए पता नहीं चलता। अब यहां देखिए इतना बराबर 0 दिया, आप सोच रहे हो यहाँ x इनवर्स प्लस का y इनवर्स प्लस का z इनवर्स कैसे निकालेंगे, यहाँ दिमाग खराब हो रहा होगा। अब उतना सोचना नहीं बाबू, यहाँ से हम लोग कुछ ना कुछ निकालने का कोशिश करते हैं, ये चीज तो दे रखा ना हमको, यहाँ से ढूंढने का कोशिश करते हैं कि यहाँ तक पहुंचे कैसे, क्या करते हैं यहाँ से देखिए क्या करते हैं, तो इसमें कुछ जो है चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं चेंज, एक आध दो टर्म देते हैं 0 बना, इसको इसमें घटाएंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये टर्म 0 बन जाएगा, ये ला। तो क्या करते हैं R2 को और R3 को चेंज कर देते हैं, कुछ हल्का टर्मो तो छोटा होगा ना, R2 माइनस का R1 कर देते हैं, उसी तरह का R3 हम चेंज कर देते हैं। R3 में चेंज क्या करते हैं, तो R3 में चेंज करते हैं R3 माइनस का R1, है ना, R2 और R3 को चेंज कर रहे हैं। अब देखिए बाबू ये क्या बन गया, सो ये तो बन जाएगा मेरा 1 प्लस x, ये कुछ चेंज नहीं हुआ तो ये बन गया 1 प्लस का x, फिर ये क्या 1 और फिर ये भी क्या 1, इसमें से इसको घटाएंगे बाबू तो ये बन जाएगा मेरा माइनस का x। उसी तरह देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा y, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 0। यहां देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो ये भी बन जाएगा मेरा माइनस का x, ये मेरा क्या बनेगा 0 और ये भी मेरा क्या बन जाएगा z, ये हो गया आपका z।
ये किसके इक्वल दे रखा है, तो ये दे रखा है 0 के इक्वल, है ना। कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक एकदम दिक्कत नहीं। अब देखिए और कुछ छोटा कर सकते हैं क्या, और कुछ छोटा कर सकते हैं गुरुजी, इसको में से उसको घटाएंगे तो 0 होगा, लेकिन ससुरा ये 0 बढ़ा जाएगा, है ना, तो घटाने से कोई फायदा है नहीं। और कुछ कर सकते हैं, एकदम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो जब आप कुछ नहीं कर सकते तो एक्सपेंड करते हैं। अब देखो अब एक्सपेंड कहाँ करेंगे, जिधर मैक्सिमम नंबर 0 हो, क्योंकि 0 करेंगे एक्सपेंड तो वो टर्म 0 हो जाएगा। अब देखो यहां अगर इस रो के अलोंग इस कॉलम या इस रो के अलोंग एक्सपेंड करते हैं तो तीनों टर्म से रो निकालना पड़ेगा हमको, है ना। तो हम क्या करते हैं कि C3 के अलोंग एक्सपेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ एक 0 मिल जा रहा है। या तो फिर आप R3 के अलोंग भी कर सकते हैं, व्हाटएवर जिसमें आपकी मर्जी है। हम C3 के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, ये हो गया 1 इनटू में ये रो और ये कॉलम डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होता पहले बाबू, और ये हो जाएगा माइनस का XY, तो क्या बन जाएगा प्लस का XY। ये माइनस का 0 हो जाएगा बाबू, क्योंकि यहां 0 दे रखा है। फिर प्लस का यहां क्या Z, तो Z लिख दिए। अब देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया, तो ये क्या बन गया 1Y, 1 को Y से मल्टीप्लाई करेंगे तो Y, और ये हो जाएगा प्लस का XY, और ये क्या आ जाएगा प्लस का X। ये आपका 0 की इक्वल हो गया, है ना बाबू। ये कॉलम रो और ये कॉलम डिलीट हो गया, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो Y प्लस का XY, और हो जाएगा प्लस का X। ये आपका 0 के इक्वल हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए बाबू, ये हो गया आपका XY, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा YZ प्लस का, ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा XYZ, और ये क्या बन जाएगा फिर XZ इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं बाबू कि XYZ है उसको उस साइड लेते जाते हैं। ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा XY प्लस का YZ और प्लस का ZX, और ये जो XY इसको उस साइड लेके जा रहे हैं, ये बन जाएगा माइनस का XYZ, है ना। कोई तकलीफ ना है। अब क्या करते हैं, जो ये XYZ है बाबू, इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई में है, इसको इधर लाके डिवाइड में कर देते हैं, ये हो जाएगा मेरा माइनस का 1, ये क्या बन जाएगा माइनस का 1, और XYZ जो है इधर से डिवाइड कर दे रहे हैं X, Y और Z। अब देखिए यहां से देखिएगा बाबू, ये XY से XY कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/Z बचेगा नीचे, तो ये हो गया 1/Z प्लस का। उसी तरह यहां देखिए YZ कैंसिल हो गया तो बच गया 1/X प्लस का। उसी तरह यहां देखिए ZX को डिलीट हो गया तो क्या बच गया 1/Y। ये आपका किसके इक्वल हो गया माइनस का 1। अब ये देखिए बाबू, इसका सकल सूरज बाबू इसके जैसा मैच कर गया, क्योंकि 1/Z लिखा हुआ बाबू, तो हम लिख सकते हैं इसको क्या Z के पावर माइनस का 1। उसी तरह 1/X लिखा हुआ, इसको भी लिख सकते हैं X के पावर माइनस का 1, और उसी तरह इसको भी लिख सकते हैं Y के पावर माइनस का 1। तो ये आ गया मेरा X के पावर माइनस का 1 प्लस के Y के पावर माइनस का 1 और प्लस का Z का पावर माइनस का 1। ये किसके इक्वल आ गया -1 के इक्वल। हमसे क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा था ना कि X इनवर्स प्लस का Y इनवर्स प्लस का Z इनवर्स किसके इक्वल आ गया -1। अब -1 मेरा आंसर हो गया, यही हमको बोला था निकालने के लिए। समझ में आया। अब इसको देख के इसको देखते बाबू तो बहुत ज्यादा ही दिमाग खराब होता हो, इसीलिए आप लोगों को कोई सा भी क्वेश्चन पढ़ना है समझना हल्का सा, उसके बाद ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाना कि यार वहां से कैसे पहुंचेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करते गए तो मेरा आ गया रिजल्ट, है ना। कोई दिक्कत हो नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में कि कैसा क्वेश्चन करने में कैसा लग रहा है। वो तो पता है कि कोई सा भी स्टूडेंट को पढ़ने का मन नहीं करता, वो अलग बात है, लेकिन क्या करेगा, वी हैव टू कंपल्सन। अच्छा नंबर लाने के लिए, अच्छा नौकरी पाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। मन किसको लगता है कि नहीं, बस किसी तरह नौकरी लग जाए एक बार, उसके बाद फिर क्या। देखिए फाइंड करना बोला इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, ये 2 पॉइंट दे रखा है, इस 2 पॉइंट के जरिए जो लाइन बनेगा बाबू उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो ये चीज बताया था हम लोग कैसे निकालते थे इसका। अब ये देखिए ये जो है सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन बोला निकालने के लिए। और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोला तो इसको कोरिलेट करना होगा एरिया के थ्रू, ट्रायंगल के एरिया के थ्रू। तो आप लोग को पता है कि लाइन का इक्वेशन बोला निकालने के लिए मतलब पक्का है कि इस लाइन का अगर इक्वेशन निकालेंगे बाबू तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। एरिया 0 आएगा कि नहीं, ट्रायंगल का एरिया एकदम आएगा, क्योंकि ये ट्रायंगल बना ही कहां रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा। अब ट्रायंगल का एरिया 0 आएगा बाबू, तो इसका मतलब ये आपका 1/2 एरिया कैसे निकलता है ट्रायंगल का 1/2। क्या क्या नंबर दिया हुआ है, तो दिया हुआ है 0.311, फिर क्या है 931, और फिर क्या आपका XYZ माना, XYZ है XY
1 है ना। ये थर्ड जो है रो ये एक्स वाई मानना पड़ता है इक्वेशन निकालने के लिए, ये बात पता होगा। अब ये जो चीज है आपका जीरो के इक्वल होगा। क्यों जीरो के इक्वल होगा? क्योंकि हमको लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, और लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है गुरुजी कि उसमें ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है। जब ट्रायंगल बन ही नहीं रहा है इसका मतलब ट्रायंगल का एरिया क्या निकलेगा? जीरो ही। तो उसे हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लिए, जीरो के इक्वल हो गया। अब ये ट्रायंगल का एरिया इस पॉइंट का यूज किया। अब यहां से बस इसको सॉल्व कीजिए, एक्स वाई का वैल्यू मतलब एक्स वाई के टर्म्स में डाल दीजिए, वही आपका निकल गया इक्वेशन। करते हैं सॉल्व। ये 2 उधर जाकर जीरो बन जाएगा बाबू, इसको एक्सपेंड कर देते हैं। ये हो गया आपका 3। ये अब देखिए यहाँ 1 1 मिल रहा है, तो यहाँ भी आप लोग जीरो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाए, इसको घटाए, जीरो हो सकता है। लेकिन यहाँ सिंगल नंबर है बाबू, तो अगर इसको हम एक्सपेंड भी करेंगे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसको इसमें से घटा दीजिए, इसको इसमें से घटा दीजिए, 2 टर्म जीरो बन जाएगा, फिर एक्सपेंड कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ सिंगल नंबर देख रहे हैं तो हम एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्ट ही, हम नहीं लगाते कोई प्रॉपर्टी, है ना। ये होगा 3। ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 3 माइनस का वाई, तो 3 माइनस का वाई हो गया। फिर माइनस का 1, ये कॉलम और ये रो को डिलीट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 9 माइनस का एक्स, ये हो जाएगा 9 माइनस का एक्स, फिर प्लस का 1। उसी तरह यहां देखिए ये कॉलम और ये रो डिलीट हो गया तो क्या बन गया? 9y माइनस का 3x, 9y और माइनस का 3x, ये आपका जीरो की इक्वल हो गया, है ना। ये 2 उधर जाकर डिवाइड में मल्टीप्लाई हो गया, जीरो के इक्वल। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये क्या बन गया? 3 तिया का 9 माइनस का 3y, ये क्या बन गया? माइनस का 9 और ये हो जाएगा प्लस का x। उसी तरह यहां देखिए प्लस का 9y और हो जाएगा माइनस का 3x, ये आपका जीरो की इक्वल हो गया। कुछ कट पिट रहा है? हाँ, ये देखिए 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ x और यहाँ भी x है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x लिख दिए। मैं यहाँ क्या है? x और माइनस का 3x, तो माइनस का 2x हो गया, और ये हो गया 9y और माइनस का 3y, तो ये हो जाएगा प्लस का 6y। 9 में 3 जाएगा तो 6 बचेगा, 6y, ये आपका जीरो की इक्वल हो गया। यहाँ से x को उस साइड भेजेंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा? 2x इज इक्वल टू 3y, है ना। इसको 3y नहीं 6y, है ना, ऐसा ही बनेगा बाबू। इसको उस साइड भेजेंगे बाबू, तो ये बन जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू 6y। अब यहां से देखिए x इज इक्वल टू क्या हो गया? 3y, 2 तिया का 6। हमको क्या बोला कि लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए, तो निकल नहीं गया बाबू। x माइनस का 3y जो है सो आपका जीरो के इक्वल हो गया, यही लाइन का इक्वेशन निकल गया मेरा, है ना। ये आपका जो है सो लाइन का इक्वेशन निकल गया। कोई दिक्कत? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये आपका 2 नंबर वाले क्वेश्चन में आ सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरह के, समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होगा बाबू। चलिए जी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सो दैट द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इतना सेटिस्फाई द इक्वेशन ए वेयर आई जो है सो आपका 2/2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जीरो जो है सो आपका 2/2 जीरो मैट्रिक्स है। उसके बाद ये सेकंड क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये जो ए दिया हुआ है तुमको ये करके दिखाइए, सेटिस्फाई करके दिखाइए कि इतना बराबर जीरो होगा। तो पहले ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। निकालिए बाबू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? ए स्क्वायर कैसे निकलेगा? 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा इसको। ये क्या लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है 2 3 1 2, 2 3 1 2। इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 1 और 2 कीजिए बाबू इसको। 2 3 1 2, 2 3 1 2। अब देखिए ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 3 एकम 3 ऐड करेंगे तो 2 दूनी का 4 और 3 कितना हो गया? 7। उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिया का 6 और 3 दूनी का 6 और 6 और 6 कितना हो गया? 12। उसी तरह इसको इससे कीजिए, 2 एकम 2, 1 2 2 और 2 एकम 2, तो 2 दूनी 4, 2 + 2 4 हो गया ना, 2 + 2 4 हो गया। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 3 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 4 और 3 कितना हो गया? 7। ये मेरा क्या निकल गया? ए स्क्वायर। बस ए स्क्वायर जब निकल गया बाबू तो बस 4a और i निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ डायरेक्ट आप LHS लिखिए। LHS डायरेक्ट लिखना है। LHS में क्या लिखना है? ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का i लिखा हुआ है ना, प्लस का i इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर क्या आया? तो ए स्क्वायर आया हमारा 7 4, फिर क्या है 12 और 7 माइनस का 4a। 4 से मल्टीप्लाई करना बाबू इसको। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 दूनी का 8, 4 एकम 4, फिर हो जाएगा 4 तिया का 12 और फिर हो जाएगा 4 दूनी का 8,
फिर प्लस का आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो जाएगा प्लस का 1 0 0 1। कीजिए बाबू इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 7 और एक 8, 8 में 8 जाएगा तो क्या बचेगा 0, ये हो गया आपका 0। 12 में 12 जाएगा तो 0 बचेगा बाबू, तो 0 कर दिए। 4 में 4 जाएगा तो 0 बचेगा, 0 कर दिए। 7 और एक 8, और 8 में 8 जाएगा तो ये बन गया 0, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 0, और ये मेरा क्या गया RHS, है ना। तो पहले का रिजल्ट ऑफ प्रूफ हो गया कि इतना बराबर 0 के इक्वल है, ये चीज हम लोग प्रूफ कर दिए। उसके बाद क्या करा कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स। अब इसका इक्वेशन का यूज करके, जो इक्वेशन इतना बराबर 0 लाया है, इस इक्वेशन का यूज करके हमको ए इनवर्स निकालने बोल रहा है। तो इक्वेशन क्या दे रखा बाबू, तो इक्वेशन में दे रखा है ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए या ए स्क्वायर लिख देते हैं पहले, ए स्क्वायर माइनस का 4a और प्लस का आई, ये आपका 0 के इक्वल अभी प्रूफ के तुरंत ये मेरा इक्वेशन दे रखा। अब इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। अब देखिए हम लोग जो है सो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सभी में, वो पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई करने का मतलब बाद में मतलब, अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर का ए इंटू में ए, और ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना। ए इंटू में क्या होता है ए स्क्वायर। उसी तरह यहां देखिए माइनस का 4 ए इंटू में ए इनवर्स, उसी तरह यहां देखिए प्लस का आई और इंटू में ए इनवर्स। आज 0 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर मैट्रिक्स किसी भी को भी हो 0 हो जाएगा। यहां ए इंटू ए इनवर्स क्या हो गया, तो ए इंटू ए इनवर्स हो गया मेरा बाबू आई, और आई को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते तो सेम मैट्रिक्स आता, मतलब यहां हो गया ए। उसी तरह यहां देखिए ये हो गया आपका आई, ये हो गया आपका 4i। यहां देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है ए इनवर्स से, इसका मतलब ये हो जाएगा आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 0। हमको ए इनवर्स निकालना बाबू, तो ए इनवर्स को इस साइड लिख दिए, इसको तितरा का उस साइड लिख दे गए, तो ये हो गया 4i और माइनस का a हो गया, है ना। 4i मतलब क्या हो गया बाबू, तो ये हो गया 4 0 0 4, है ना। और यहां फिर क्या लिखा हुआ a में क्या है 2 3 1 2, 2 3 1 2, तो माइनस कर देना है 2 3 1 2, 2 3 1 और 2, घटाइए बाबू इसको 2 3 1 2। देखिए 4 में 2 जाएगा कितना बचेगा 2, 0 माइनस का 3 तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 0 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 हो गया, और ये हो गया 4 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और यही मेरा क्या निकल गया ए इनवर्स। खत्म कहानी बाबू, इसमें आप लोगों को फैक्टर और फैक्टर कुछ निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, समझ में आया। बस हमको बोला कि ये रिजल्ट प्रूफ करके दिखाया कि 0 के इक्वल आता है। जब ये 0 के इक्वल आ जाता है तो इसी इक्वेशन का यूज करके हमको ए इनवर्स निकालिए। देखिए उसी इक्वेशन का यूज किया बाबू और ए इनवर्स तुरंत निकालिए। क्या निकल गया 2 माइनस का 3 और माइनस का 1 2। समझ में आया, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचवा लोग, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए जी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ, ये इक्वेशन दे रखा है, इसका रूट्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। अब देखिए सभी भी किसी भी रो या किसी भी कॉलम में अगर ऐड करते हैं तो सभी में अल्फा बीटा गामा मिल रहा है ना, अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा गामा। तो क्या करते हैं हम लोग इस बार जो है C1 को चेंज कर दे रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं, तो C1 प्लस का C2 और प्लस का C3 कर दे रहे हैं। ऐसा करने से ये क्या बन गया बाबू, ये बन गया मेरा अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। उसी तरह यहां देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा, और यहां भी बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा। ये एज इट इज रहेगा। ये क्या लिखा हुआ बीटा, फिर क्या है गामा, फिर है आपका अल्फा, फिर आपका है गामा, फिर आपका है अल्फा और फिर आपका बीटा, है ना। अब यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है कॉमन कर लें, अल्फा प्लस बीटा और प्लस का गामा जो है सो कॉमन कर लें। बचा क्या बाबू, तो यहां बच गया 1 1 1, फिर आपका है बीटा बीटा, फिर आपका है गामा, फिर आपका है अल्फा और फिर आपका गामा अल्फा और बीटा, है ना। अब इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, इसको माइनस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बाबू तो हम एक्सपेंड करना है बेटर समझते हैं, कर सकते हो, फॉर्मूला लगा सकते हैं प्रॉपर्टी, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, है ना। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड कीजिए इसको। ये देखिए ये रो ये कॉलम और ये रो से रिलेट ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा बीटा गामा और माइनस का अल्फा स्क्वायर। उसी तरह यहां देखिए माइनस,
ये यहाँ से कर रहे हैं बाबू, हम C1 से के अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं ना, तो प्लस माइनस प्लस होता है, तो -1 होगा, तो इसलिए माइनस लिख दिए। अब ये रो और ये कॉलम, ये क्या बन गया, तो ये बन गया बीटा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर और माइनस का क्या बन गया, ये हो गया ये रो और ये कॉलम प्लेट, तो हो गया बीटा स्क्वायर और माइनस का अल्फा गामा, अल्फा और गामा, फिर प्लस का, यहां देखिए ये रो से ये कॉलम प्लेट, तो क्या बन गया अल्फा बीटा और माइनस का गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा माइनस का गामा स्क्वायर, तो हो गया अल्फा बीटा और माइनस का गामा स्क्वायर, अल्फा बीटा और माइनस का गामा स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया मेरा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये बन गया मेरा, देखिए यहां बाबू बढ़िया से ध्यान में देखिए, माइनस का अल्फा स्क्वायर माइनस का बीटा स्क्वायर माइनस का गामा स्क्वायर, तो माइनस कॉमन कर लिए, तो ये बन गया मेरा अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर और प्लस का गामा स्क्वायर, है ना। फिर देखिए यहां क्या बाबू, यहां गया अल्फा बीटा प्लस का, तो यह प्लस का अल्फा बीटा, फिर यहां प्लस का बीटा गामा प्लस का, तो प्लस का बीटा गामा, और फिर यहां प्लस का है गामा अल्फा, देखिए माइनस माइनस प्लस गामा अल्फा, ये हो गया गामा अल्फा, गामा अल्फा, है ना। अब देखिए ये सब दोनों टर्म से बाबू माइनस कॉमन कर ले, जब माइनस कॉमन करेंगे बाबू तो ये चीज वह प्लस माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। अब माइनस दोनों कॉमन कर ले, माइनस यहां लेते हैं, समझ में आया। अब देखिए ये फॉर्मूला बन गया बाबू, ये फॉर्मूला आप लोग को पता होगा कि इस चीज को हम लोग ऐसा, ये फॉर्मूला यूज होगा बाबू, देखिए x प्लस वाई और प्लस जेड का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई जेड और प्लस का जेड एक्स, ये फॉर्मूला होता है ना। ये आप लोगों को फॉर्मूला होता है, पता होना चाहिए, नहीं पता है तो याद रखिएगा। x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2xy प्लस का वाई जेड प्लस का जेड एक्स। अब वही फॉर्मूला में इसको ब्रेक करते बाबू, देखिएगा बढ़िया से देखिएगा। अब इस चीज को हम लोग ऐसा लिख सकते बाबू, ये तो एज इट इज रहा, माइनस का अल्फा प्लस का बीटा और प्लस का गामा। यहां देखिए बाबू इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा का होल स्क्वायर और माइनस का 3 अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा, लिख सकते सो बताइए कि नहीं, है ना। देखिए अब इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, देखिए ना अभी तुरंत फॉर्मूला बताया ना आप लोगों को, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, तो इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा ये अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर प्लस का गामा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा आएगा, और यहां माइनस का लिखा बाबू तो 2 और माइनस का 3, तो माइनस कॉमन हो जाएगा, वापस मेरा यही रिजल्ट बन जाएगा, है ना। अब इससे फायदा क्या होगा, तो इससे फायदा मेरा ये हो जाएगा क्योंकि इसका रूट्स जो है सो दे रखा है अल्फा बीटा गामा जो सो रूट्स है किसका, इस इक्वेशन का। तो बताओ बाबू समेशन ऑफ रूट्स करेंगे तो क्या होगा, माइनस का b बाय, तो माइनस का b बाय करेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा माइनस का a, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा माइनस का a, माइनस इंटू में माइनस का a, और ये क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर माइनस a का होल स्क्वायर। और यहां देखिए बाबू ये हो गया माइनस का 3, ये देखिए आपका दो रूट्स का प्रोडक्ट का समेशन है, तो वो क्या होता है c बाय, अब c बाय करेंगे बच्चों लोग तो c बाय यहां देखिए 3 2 और 1 होना चाहिए, तो यहां x के पावर 1 वाला है ये नहीं टर्म हुआ, इसका मतलब अगर c बाय करेंगे तो वो आपका 0 निकलेगा, तो ये जो आपका अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा ये क्या हो गया आपका 0, है ना। अब बस इसको सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया माइनस माइनस प्लस का a इंटू में ये क्या हो गया a स्क्वायर, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब, बस कहानी खत्म बाबू। हमसे पूछा यही था, क्या पूछा था कि अल्फा बीटा गामा जो है सो रूट्स है इसका, तो हमको बताना कि इसका वैल्यू क्या निकलेगा। अब इसका वैल्यू क्या निकल गया a क्यूब, समझ में आया बाबू, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, बताओ बच्चे वालों कोई दिक्कत है ना, एकदम दिक्कत नहीं हो चाहिए। चलिए जी जब कोई दिक्कत न हो तो मूव करते हैं अगला क्वेश्चन में, है ना। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सो दैट ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ द डिटरमिनेंट इतना इज इक्वल टू 0। अब इसको हमको दिखाना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा है। अब इस क्वेश्चन तो बड़ा छोटा है लेकिन हल्का सा इसमें जो है ना सर टर्म से लंबा लंबा लिखाएगा।
आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बाबू? आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है कि किसी भी दो साइड, किसी भी ट्रायंगल में कोई दो साइड जो से इक्वल होगा आपस में, इसी को बोलता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो वही हमको दिखाना है कि ए बी बराबर दिखा दीजिए, बी सी बराबर दिखा दीजिए, या ए सी बराबर दिखा दीजिए, किसी को भी बराबर दिखा दीजिए। अब उतना देखिए, उतना ये तो हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, लेकिन आप ज्यादा इसमें दिमाग लगाएंगे बाबू, होच-पोच करेंगे तो कहां से होगा? इसको जब तक एक्सपेंड नहीं करेंगे तब तक वो रिजल्ट लगाने में दिक्कत ही दिक्कत है बाबू। इसको हमको एक्सपेंड करेंगे, उसके बाद ही पता चलेगा कि आम इमली कटहल क्या है। समझ में आया? तो सबसे पहले काम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं एक्सपेंड करके क्या आता है ना। एक्सपेंड करने से पहले एक चीज और दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि यहां भी 1 बन रहा है, यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो इसको घटा देते हैं, 0 मिल जाएगा कुछ का टर्म। तो देखिए हम लोग जो है सो C2 और C3 में चेंज कर रहे हैं, C2 में चेंज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, C2 माइनस का C1, और C3 में भी चेंज कर रहे हैं। C3 में क्या चेंज कर रहे हैं, तो C3 में चेंज कर रहे हैं C3 माइनस का C1, है ना। अब देखिए इसको चेंज करते हैं, C1 में कोई चेंज नहीं है, तो ये आपका 1, फिर 1 प्लस का कॉस है, 1 प्लस का कॉस ए, और फिर क्या है कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, और फिर आपका प्लस का कॉस ए, प्लस का कॉस ए। C2 को चेंज करें, C2 माइनस का C1, 1 में 1 जगह क्या बचेगा 0। उसी तरह यहां देखिए cos b और माइनस का cos a बचेगा, तो ये हो गया cos b और माइनस का cos a, है ना। उसी तरह इसको चेंज कीजिए, तो ये बन के मेरा cos स्क्वायर b माइनस प्लस का cos b। तो देखिए यहाँ ये हो गया cos स्क्वायर वाला को एक साथ लिख देते हैं ना, तो ये बन गया मेरा cos स्क्वायर b माइनस का cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, फिर प्लस का यह नीचे लिख देते हैं, प्लस का क्या हो जाएगा cos b माइनस का cos a, cos b और माइनस का cos a। उस तरह यहां देखिए C3 को चेंज कर रहे हैं, 1 में 1 जगह क्या बचेगा बच्चों लोग 0। यहां देखिए cos c माइनस का cos a हो जाएगा, ये हो गया मेरा cos c माइनस का cos a। यहां देखिए उसी तरह cos स्क्वायर c माइनस का cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर c, cos स्क्वायर c माइनस का cos स्क्वायर c माइनस का cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a। फिर उसी तरह हो जाएगा प्लस का cos c, प्लस का cos c माइनस का cos a, है ना, cos a। यहां तक को दुख तकलीफ नहीं ना बाबू, एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो बाबू यहाँ एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्या कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, आप लोगों को बखूबी पता भी होगा फॉर्मूला, कहे ना सीधा पर आ रहा है। देखिए ये आप लोग को फॉर्मूला पता बाबू, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है, तो ये होता है गुरुजी ए प्लस का बी, ए प्लस का बी और इंटू में ए माइनस का बी, यही होता है। बस उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे बाबू। यहां देखो बाबू समझते जाइएगा बढ़िया से बाबू, यहां cos b माइनस का cos a है, यहां देखिए cos स्क्वायर b माइनस का cos स्क्वायर a है, और यहां इसको फॉर्मूला यूज करेंगे बाबू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, क्या हो जाएगा cos b प्लस का cos a और इंटू में cos b माइनस का cos a, और cos b माइनस का cos a यहां भी है। इसका मतलब इस C2 से जो है सो cos b माइनस का cos a हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो जब cos b इंटू में cos a ने cos b और माइनस का cos a जब कॉमन करने बाबू लोग, तो देखिए यहां बच्चा क्या क्या सो आराम से देखते जाना है ना। यहां से ये तो आपका एज इट इज है 1 प्लस का cos a, 1 प्लस का cos a, और ये आपका है cos स्क्वायर a, 1 प्लस का cos a, और ये आपका क्या है cos स्क्वायर a प्लस का cos a, cos स्क्वायर a और प्लस का cos a, है ना। यहां देखिए बाबू cos b माइनस का cos a कॉमन कर रहे हैं, तो ये तो हमारा बन गया 0, ये बन गया 1, और यहां देखिए यहां हम cos b प्लस का cos a और इंटू में cos b माइनस का cos a होगा, और यहां भी cos b माइनस का cos a है, इस सब दोनों टर्म में से cos b माइनस का cos a कॉमन कर रहे हैं बाबू, तो यहां तो बच गया मेरा cos b प्लस का cos a, cos b प्लस का cos a और प्लस का 1, है ना, प्लस का 1 बचा कि नहीं बचवा लोग, तो ये हो गया प्लस का 1। समझ में आया, cos b प्लस का cos a और इससे कॉमन लिए बाबू cos b माइनस का cos a, तो हो गया प्लस का 1। उसी तरह यहां देखिए cos c माइनस cos a यहां भी है बाबू, इसको अगर तोड़ेंगे बाबू तो क्या होगा cos c माइनस का cos a और इंटू में cos c प्लस का cos a, तो सब दोनों टर्म में से cos c माइनस का cos a यहां से भी बाहर ले लेते हैं, यहां से बाहर ले लेते हैं cos c माइनस का cos a बाहर ले लिए। अब देखिए यहां क्या बच गया, तो ये तो मेरा हो गया 0, फिर ये बन गया 1, और ये क्या बन गया मेरा, तो ये बन गया cos c
कॉस सी प्लस का कॉस ए और प्लस का 1, है ना, ये डिटर्मिनेंट का साइन आ गया। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं हो बाबू, आप कोई दिक्कत नहीं, बस आप इसको एक्सपेंड करना है, अब कुछ नहीं करना है ना। अब एक्सपेंड करते हैं इसको, एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये तो इंटू में लिखा हो बाबू, कॉस बी माइनस का, दे बाबू इसको लिखते जाना ना, इसको लिख देते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना, कॉस बी माइनस का कॉस ए और इंटू में कॉस सी माइनस का कॉस ए, कॉस बी कॉस ए या कॉस ए कॉस ए। यहां देखिए बाबू एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ये हो गया आपका कॉलम और ये रो डिलीट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस का कॉस ए और प्लस का 1, है ना। ये रो और ये कॉलम डिलीट, तो बच गया इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया cos से प्लस का cos से प्लस का 1, और ये हो जाता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का साइन, मतलब हो जाएगा माइनस का cos b, फिर हो जाएगा माइनस का cos a, हो जाएगा माइनस का 1, कुछ कट पिट रहा काटिए बाबू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, cos a से cos a कैंसिल हो गया, तो यहां आ गया cos c माइनस का cos b। अब देखो बाबू ये क्या आ गया, ये आ गया मेरा cos b, नहीं तो देखिए बाबू क्या देखिए, अच्छा सो दैट इतना बराबर इतना, इफ द डिटरमिनेंट ये 0 के इक्वल दे रखा है ना, ये आपका 0 के इक्वल दे रखा है, बराबर 0 0 के इक्वल दे रखा है ना, ये हो गया बराबर 0। अब यहां तक बचवा लोग, ये आपका cos b बराबर दे रहा बाबू, मतलब ये टर्म 0 के इक्वल होगा या ये टर्म 0 के इक्वल होगा या ये टर्म 0 के इक्वल होगा, इसको अगर 0 के इक्वल रखेंगे बाबू तो क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा मेरा cos b बराबर cos a, या फिर ऐसा हो सकता बाबू लोग, इसको अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos c बराबर cos a, या फिर ऐसा हो सकता अगर इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, cos c बराबर cos b, cos c बराबर cos b। यहां से देखो बाबू, यहां से क्या निकल जाएगा कि a बराबर b या फिर a बराबर c या फिर b बराबर c। तो हमको प्रूफ करने के लिए क्या बोला था कि ये जो है सो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब देखो बाबू आइसोसेलेस ट्रायंगल में आप लोग को बताया था कि किसी भी दो साइड जो है, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड अगर इक्वल रहा तो उसी को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देखो बाबू यहाँ जो है सो क्या आ रहा है कि ए बी या इक्वल है या ए सी को इक्वल रख दीजिए या बी सी को इक्वल रख दीजिए, कोई दो साइड इक्वल आ रहा है तो दो साइड इक्वल आ गया, इसका मतलब ये चीज मेरा क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि इसलिए या हिंस this is an isosceles triangle, है ना। ये कि मेरा क्या बन गया, तो ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना बच्चा लोग। कोई दिक्कत? आइसोसेलेस ट्रायंगल बताने के लिए बोल रहा था बाबू, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल वही ना होता है कि कोई सा भी दो साइड को इक्वल कर दीजिए वो आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए दो साइड इक्वल कर दिए ना बाबू लोग, यहाँ क्या कर दिए, ए बराबर बी कर दीजिए या ए बराबर सी कर दीजिए या बी बराबर सी कर दीजिए, कोई भी दो साइड इक्वल रख दीजिए। जब ये दोनों साइड रखने के लिए हम लोग मतलब दिखा दिए कि कोई सा भी दो साइड इक्वल हो गया है तो बस ये दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। बताइए कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? एकदम दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए मूव करते हम लोग अगला क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए बराबर इतना दे रखा है, बी बराबर इतना है, देन फाइंड बी ए एंड यूज दिस टू प्रूव द सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक्स इतना इज इक्वल टू इतना। अब देखो बाबू हमको सबसे पहले बी ए निकालना, अब बी ए निकाल के उसके बाद हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो उम्मीद करते कि बहुत ज्यादा ही समय हो गया बाबू, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा, ये वाला नहीं, ये तो हम बताएंगे बहुत सारा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोग HW रख लीजिए, वैसे नहीं होगा तो कल हम बताएंगे, लेकिन आप लोग कल जो है उसको प्रयास करके आइएगा। यहाँ से मैं कुछ मैट्रिक्स मेथड से ही बनाना है इस क्वेश्चन को, जो है मैट्रिक्स मेथड से बनाना है। बस याद रहे कि यहाँ जो 1/x बाबू उसको एक टर्म मान लीजिए, कोई सा भी P Q Z जो भी मानना है, 1/y को कुछ मान लीजिए Q और 1/z को मान लीजिए R, है ना। और उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए R।
पी क्यू आर मान लिए, तो उसके बाद फिर ये इक्वेशन बन जाएगा पी क्यू आर में, पी क्यू आर में बन जाएगा इक्वेशन बाबू। तो यहाँ इसका जो सॉल्व कीजिएगा तो पी क्यू आर का वैल्यू निकलेगा। जब पी क्यू आर का वैल्यू निकल जाएगा बाबू तो कुछ नहीं करना है, पी के जगह पर 1/x पुट कर देना, क्यू की जगह पर 1/y और आर की जगह पर 1/z। तो ये जो आपका HW है, कल हम नहीं होगा तो कराएंगे भी इसको, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको पहले से करके आइएगा, हो गया तो ठीक है, वरना है ही हम, है ना। तो आज जो टोटल है बाबू 10 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए। कल नेक्स्ट डे और वैरायटी देखेंगे बाबू, किस किस तरह का क्वेश्चन और आ सकता है ना बच्चा लोग। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद बाबू लोग।